अब हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद इंटरकन्वर्जन बिटवीन हीट एनर्जी एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। ये एक्चुअल में हीट और एनर्जी के इंटरकन्वर्जन के बारे में होता है कि हम इन दिस ब्रांच वी डील with the process involving heat, work done, and internal energy. In this branch of science, the conversion of heat into mechanical work and vice versa is studied. तो जो कुछ इसमें लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आता है फ्लॉट। फ्लॉट होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम Q इक्वल्स टू वर्क डन प्लस डेल्टा यू करते हैं। एक बीकर लो, बीकर के नीचे आग लगा दो, बीकर एक्सपैंड होगा तो कुछ वर्क डन करेगा, और जो गैस होगी बीकर के अंदर उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी हो जाएगी। तो जो हमने हीट दी वो इन दोनों कामों में यूज़फुल हुई। अब जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मूला कुछ अलग आता है, उसमें डेल्टा ई इक्वल्स टू डब्ल्यू क्यू प्लस वर्क डन आता है। उसके अंदर कुछ ऐसा फॉर्मूला देखने को मिलता है। उसके अंदर ऐसा होता है कि पहले इंटरनल एनर्जी सिस्टम की U1 थी, फिर हमने अ, उसको जब कुछ क्यू हीट दी और उस पर कुछ वर्क डन किया तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी थी वो बन गई क्यू फाइनल। मतलब देखो, यू इनिशियल तो यू थी, ठीक है, यू फाइनल क्या होगी, यू प्लस डब्ल्यू प्लस वर्क डन। इनिशियल थी, उस पर कुछ वर्क डन किया और उसको कुछ हीट दिया। तो जब हम डेल्टा यू निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो इसमें से हम यू को माइनस करेंगे तो क्यू प्लस डब्ल्यू आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू डेल्टा यू। तो इस तरह से केमिस्ट्री में सॉल्व करते हैं, है ना। और फिजिक्स में ये फॉर्मूला रहता है। अब जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको एक बार कवर कर लेते हैं। द सिस्टम विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सिंपल सी बात है। अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ मैटर कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस ऑन विच इफेक्ट, ये सब फर्जीवाड़ा है, कुछ काम का नहीं है। बस इसके अंदर हमें सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में कुछ पढ़ना है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो सिस्टम वो पार्ट है यूनिवर्स का जो हमारे स्टडी के अंदर आता है, अंडर द रीजन ऑफ आवर स्टडी, है ना। तो सिस्टम वो है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, और सराउंडिंग सिस्टम को छोड़ के बाकी सब है। तो मतलब ये बोल सकते हैं कि सराउंडिंग इक्वल्स टू यूनिवर्स माइनस सिस्टम। Surrounding anything outside the system which exchanges energy with the system and which tends to change the property of system is called as surrounding. Heterogeneous system अलग अलग physical state में हो सकते हैं उसके constituents. A system which is not uniform throughout is said to be heterogeneous system consisting of two or more immiscible liquids. Homogeneous नहीं है ना, heterogeneous है। Homogeneous uniform होना चाहिए, uniform throughout, तो प्योर फॉर्म आ जाता है। एक पॉइंट मेरे दिमाग में अभी आ गया प्योर सुनकर, कि जो हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं दे आर, अब अगर मैं बोलूँ कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वैसे, कि जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं दे आर, ये जो देखो, ये जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ ना, ये हमें पी ब्लॉक में देखने को मिलता है। किसके अंदर, कार्बन फैमिली के अंदर। कार्बन फैमिली के अंदर सिलिकन आता है। तो सिलिकन जो है, सिलिकन का यूज रखा है, इट इज यूज ultra pure form of silicon is used in preparation of semiconductor devices. बट हमने तो सेमीकंडक्टर्स में पढ़ रखा है कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, डायोड्स वगैरह होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, इन सब में डोपिंग होती है तो वो इम्प्योर होने चाहिए ना। बट जो स्टेटमेंट दे रखी है एनसीईआरटी में वो बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी कह रहा है कि जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उनकी प्रिपरेशन में हम अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन यूज करते हैं, बिल्कुल सही। जो रॉ मटेरियल है वो तो अल्ट्रा प्योर है ना, उसके अंदर हम अपने फेवरेबल जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग की प्योरिटी अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग उसी कंसंट्रेशन के हिसाब से डॉप करते हैं। ठीक है, जो सेमीकंडक्टर होता है वो इम्प्योर रहता है, बट जो रॉ मटेरियल है, जो सिलिकॉन उसके प्रिपरेशन में यूज होता है वो तो अल्ट्रा प्योर होना चाहिए ना। जो भी इम्प्योरिटी है वो तो हम डेलिबरेटली डालते हैं, अपनी पसंद की इम्प्योरिटी डाल रहे हैं, है कि नहीं। तो सिलिकॉन, अल्ट्रा प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। आइस देखो, अब हमारे पास कई टाइप के सिस्टम्स आते हैं। एक आता है ओपन सिस्टम, एक आता है क्लोज्ड सिस्टम, एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम नाम से पता चल रहा है, मान लो बीकर है, ये खुला हुआ है,
तो इसके अंदर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैटर का भी एक्सचेंज होगा, गैस बाहर रिलीज हो जाएगी, और साथ ही साथ एनर्जी का भी एक्सचेंज होगा। जो हीट है इसकी, उसका ट्रांसमिशन भी होगा अंदर से बाहर या फिर अंदर से या फिर बाहर से अंदर। क्लोज के अंदर क्या होता है, बीकर तो क्लोज रहेगा, ठीक है, इसके अंदर बीकर खुला था, इसके अंदर क्लोज रहेगा। क्लोज रहेगा तो मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का चेंज होगा। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, ना ही मैटर का एक्सचेंज होता है और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में लिखा हुआ है अ सिस्टम इन विच नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी विद सराउंडिंग टेक्स प्लेस इज सेड टू बी आइसोलेटेड सिस्टम। यूनिवर्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सराउंडिंग और सिस्टम मिलकर यूनिवर्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो मेनली हमारे पास ये 3 टाइप के सिस्टम हैं, इनको हम ध्यान रखेंगे। हो सकता है इसी से सिंपल कुछ सा क्वेश्चन पूछ ले। अब आती है बात हमारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की तरफ। कॉम्पोजिशन मतलब ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, मास। थर्मोडायनेमिक स्टेट, द स्टेट ऑफ अ सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय, ये सब हैं। देखो ना, आइडियल गैस इक्वेशन है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, इसी से हम किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। यही सब वो कह रहे हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी साफ है, देखो जो पोटेंशियल एनर्जी वो तो गैस की जीरो है और मैक्सिमम है विच इज इक्वल टू जीरो। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है ना, और जीरो के इक्वल है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में ही रहती है। अगर उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी तो वो जीरो ही होगी, पॉजिटिव में नहीं जा सकती। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय सिस्टम ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी आती है, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन की जगह की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आती है कि नहीं। तो एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन, मोशन की वजह से जो एनर्जी आ रही है वो क्या है, वो काइनेटिक एनर्जी है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। एंड दैट ड्यू टू मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन इज इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जीरो है, फोर्सेस जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, जिसकी वजह से जो पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में प्रेजेंट है, विच इज इक्वल्स टू एम सी वी डेल्टा टी या फिर एन सी वी डेल्टा टी। देखो, अगर m लिखा हुआ है ना, तो ये cv है, ये है ग्राम स्पेसिफिक हीट। अगर n लिखा हुआ है तो आ जाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट। आ रही है बात समझ में। अब यहाँ पे n लिखा है, मतलब n म्यू लिखा है यहाँ पे, म्यू का मतलब नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो यहाँ पे जो cv आएगा वो मोलर स्पेसिफिक हीट आ जाएगा, ठीक है जी। अब पिछली वाले जो केटीजी था उसके अंदर तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला था एफ बाई टू एन आर डेल्टा थी, बट यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला एन सी वी डेल्टा थी। याद करो, सी वी बराबर एफ आर बाई टू होता है, एफ आर बाई टू को हमने सी वी से रिप्लेस किया तो ये सी वी आ गया एन वैसे का वैसा, डेल्टा टी वैसे का वैसा। तो दोनों इक्वेशन सेम है, इंटरनल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी के दोनों फॉर्मूले यही रहते हैं, विच इज इक्वल टू एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी या फिर एन सी वी डेल्टा टी। अब जो वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसके हिसाब से हम अपना आंसर निकाल लेते हैं, है कि नहीं। अब इंटरनल एनर्जी is the absence of intermolecular forces, in absence of intermolecular forces is simply function of temperature and state only, it is independent of path followed। देखो, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, और जो वी आर एम एस या फिर जितने भी टाइप की वेलोसिटीज हैं, चाहे वो हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो या फिर एवरेज स्पीड हो, ठीक है, स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा। एवरेज वेलोसिटी तो जीरो ही है। एवरेज स्पीड, आरएमएस स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये सब टाइम के फंक्शन है। जब जब टाइम चेंज होगा तब तब ये सब चीज़ें चेंज होगी। अगर टाइम सेम है तो इन सब चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। इसलिए दे रखा है कि जो इंटरनल एनर्जी है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट करता है, और स्टेट, ये स्टेट फंक्शन है, ये पाथ फॉलोड पर डिपेंड नहीं करता। जैसे अगर पीवी ग्राफ है, उसके देखो, अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो उसके लिए जो डेल्टा यू की वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी। आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर ही, जैसे यहाँ पे ग्राफ्स बना रखे हैं, जब हम ग्राफ्स पढ़ेंगे तो ग्राफ्स में हम देखेंगे जो साइक्लिक प्रोसेसेस हैं, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ अगर वो वहीं पर आ गया तो उसके लिए डेल्टा यू की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। डेल्टा यू की वैल्यू जीरो मतलब डेल्टा टी की वैल्यू भी जीरो, डेल्टा टी की वैल्यू जीरो मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो इंटरनल एनर्जी है वो जीरो रहती है। आई बात समझ में।
तो हमने ये पढ़ना था, ये पढ़ लिया। इतना याद रखो कि जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास कि हीट और वर्क डन का जो साइन कन्वेंशन है वो कैसे फॉलो करें। देखो, केमिस्ट्री के अंदर हमें याद रखना है कि जब सिस्टम पर वर्क डन होगा तो वो पॉजिटिव होगा, सिस्टम को हीट देंगे तो पॉजिटिव होगी हीट। अगर सिस्टम कुछ काम करेगा या फिर सिस्टम हीट इवॉल्व करेगा तो वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है। यहाँ पर फिजिक्स में हीट सेम ट्रेंड फॉलो करता है, बस वर्क डन उसका उल्टा हो जाता है, केमिस्ट्री वाले का उल्टा। वहां पर अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो पॉजिटिव था, यहाँ पे वर्क डन ऑन सिस्टम नेगेटिव रहेगा। तो आ रही बात समझ में? वहां पर हीट गिवन टू सिस्टम पॉजिटिव था, यहाँ पर भी हीट गिवन टू सिस्टम पॉजिटिव ही रहेगा। तो हमें केमिस्ट्री का मेन याद रखना है, केमिस्ट्री का याद है तो उससे फिजिक्स का भी याद रहेगा। जो हीट है वो सेम ट्रेंड फॉलो करता है एज वी स्टडी इन केमिस्ट्री, बट जो वर्क डन है वो अपोजिट हो जाता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर साइन कन्वेंशन क्या कह रहा है ये। देखो, हीट गेन्ड बाय द सिस्टम मतलब हीट गिवन टू सिस्टम। हीट है तो वो केमिस्ट्री वाला ही फॉलो होगा, हीट गिवन टू सिस्टम मतलब पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव आ गया। अब हीट लॉस्ट बाय सिस्टम मतलब सिस्टम हीट इवॉल्व कर रहा है तो वो नेगेटिव हो गया। अब वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम केमिस्ट्री में नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम केमिस्ट्री में पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। आई बात समझ में? हमें यह चीज़ याद रखनी है, मेन डिफरेंस बस यही है कि जो हीट है वो सेम है, केमिस्ट्री वाला हीट का साइन कन्वेंशन। वर्क डन का जो साइन कन्वेंशन है वो उल्टा है केमिस्ट्री का। ठीक है। अब इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, अंडरस्टूड सी बात है। अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो वो पॉजिटिव साइन शो करेगा ना, और इंटरनल एनर्जी कम होगी तो वो नेगेटिव साइन शो करेगा। अब इंटरनल एनर्जी का यहाँ पर हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक तो एनसीवी डेल्टा टी तो बहुत रेयरली यूज होता है, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेट रहता है, ज़्यादातर क्वेश्चंस में टेम्परेचर का इफेक्ट ही दिखता है, सीवी वो बहुत कम देता है। F/2 NR डेल्टा टी। अब अगर हमारे पास ग्राफ दे रखा है या फिर कुछ भी डेटा दे रखा है, उससे हम ग्राफ दे रखा है पीवी का। ठीक है। मान लो जैसे ये ग्राफ दे रखा है पीवी का, ये वाला ग्राफ दे रखा है, ये वाला ग्राफ दे रखा है, ये तो थोड़े कर्व है, मान लो स्ट्रेट लाइन ग्राफ दे रखा है। इनिशियल प्रेशर की वैल्यू पता है, फाइनल प्रेशर की वैल्यू पता है, इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू पता है, फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू पता है, बट टेम्परेचर नहीं पता और उसने पूछ ली इंटरनल एनर्जी का चेंज बताओ, तो क्या करोगे? तो हम क्या करेंगे, F/2 NR डेल्टा टी की जगह पीवी लिख देंगे। पीवी इक्वल्स टू NRT होता है ना, तो पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल करेंगे। मेरी बात समझ में? क्योंकि प्रेशर भी चेंज होता है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है ना। तो इसलिए हम ये वाला स्टेप उसको फॉलो करेंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए मतलब साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, जहाँ से शुरू होता है प्रोसेस वहीं पर आकर रुक जाता है। तो जो स्टेट है वो सेम रही, स्टेट चेंज नहीं हुई, तो जो स्टेट फंक्शंस हैं उनका जो चेंज है वो ज़ीरो रहेगा। जैसे इंटरनल एनर्जी है वो एक स्टेट फंक्शन है, तो साइक्लिक प्रोसेसेस के लिए इंटरनल एनर्जी ज़ीरो रहेगा। वर्क डन और हीट स्टेट फंक्शन नहीं है, तो वो साइक्लिक प्रोसेसेस के लिए ज़ीरो नहीं रहेंगे। हमारे फ्लॉट की इक्वेशन से Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा यू, अगर साइक्लिक प्रोसेस और डेल्टा यू ज़ीरो। ठीक है। अब वो हीट भी पूछ सकता है, वर्क डन भी पूछ सकता है, तो दोनों की वैल्यू सेम ही रहेगी उस केस के अंदर। हम सिंपली वर्क डन निकाल लेंगे और वही इक्वल टू होगा हीट के बराबर। ठीक है। और साइन कन्वेंशन हम धीरे धीरे सीख जाएंगे कैसे सॉल्व करें, धीरे धीरे क्या, खैर पता ही है, एक दो क्वेश्चन करेंगे अपना आप समझ आ जाएगा। तो ये दोनों जो हैं ये पाथ फंक्शंस हैं, स्टेट फंक्शन नहीं है। नॉन साइक्लिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच सिस्टम डज नॉट रिटर्न टू इनिशियल स्टेज। सिंपल सी बात। यहाँ पर कुछ खैर फिर ज़्यादा नहीं है इसके अंदर पढ़ने लायक, थियोरेटिकल पार्ट है थोड़ा सा बस। अब आते हैं यहाँ पर, ये वाले जो ग्राफ्स हैं ये बहुत सिंपल से ग्राफ्स हैं। जैसे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला होता है पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी है, अगर वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम में चेंज जीरो है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो जो आइसोकोरिक प्रोसेसेस होते हैं उनके लिए वर्क डन जीरो रहता है। ग्राफ से कैसे पता चलेगा, वॉल्यूम
प्रेशर बढ़ रहा है बट वॉल्यूम वही का वही है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इस ग्राफ के लिए वर्क डन जीरो, इस ग्राफ के लिए भी वर्क डन जीरो, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर भी वही एक्सप्लेनेशन दे रखा है। अब वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, अब चाहे वो इस तरफ जाए चाहे वो ऐसे जाए, हमें प्रेशर की तरफ नहीं देखना। ठीक है, अब चाहे ग्राफ ऐसे जाए चाहे ग्राफ ऐसे जाए, हमें सिर्फ इतना देखना है कि वॉल्यूम का क्या हो रहा है, अगर हमें वर्क डन का साइन निकालना है तो देखो दोनों प्रोसेसेस के अंदर क्या हो रहा है, फाइनल वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है दोनों को प्रोसेस के अंदर। वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब गैस एक्सपैंड हो रही है। हम गैस पर वर्क तब करते हैं जब गैस कंप्रेस हो रही होती है, अगर हम गैस के ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो वो गैस कंप्रेस होती है ना, तो उस केस के अंदर वर्क डन ऑन सिस्टम होगा। बट गैस एक्सपैंड हो रही है मतलब वर्क डन बाय सिस्टम हो रहा है। वर्क डन बाय सिस्टम केमिस्ट्री में नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर जो वर्क डन है वो पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर लिखा भी हुआ है ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ऐसे ही जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, एरो से हमें फाइंड आउट करना है इस चीज़ को। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अब चाहे हमारे पास कर्व ऐसा ही क्यों ना हो, ऐसा ही कर्व क्यों ना हो पीवी, और ऐसा ही कर्व क्यों ना हो, हमें सिर्फ ये देखना है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। आई बात समझ में, चाहे ऐसा कर्व क्यों ना हो। ठीक है, हमें बस इतना देखना है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है चाहे घट रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। वॉल्यूम, अब इस प्रोसेस में देखो वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वर्क डन ऑन सिस्टम हो रहा है, कंप्रेशन है। तो वर्क डन ऑन सिस्टम केमिस्ट्री में पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ पे जीरो बड़ा हो जाएगा। इस तरह से हम इसके साइन कन्वेंशन का रूल फॉलो करेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि अगर हमें वर्क डन निकालना है तो इट इज़ इक्वल टू एरिया अंडर पीवी कर्व ऑन वॉल्यूम एक्सिस। वॉल्यूम एक्सिस पर पीवी कर्व में जो एरिया है, एरिया अंडर पीवी कर्व ऑन वॉल्यूम एक्सिस, वही हमारा वर्क डन के इक्वल होगा। ठीक है, एरिया तो हम निकाल लेंगे, अब उसके बाद साइन कैसे बताएंगे, साइन इस प्रोसेस से बताएंगे। आई बात समझ में। मान लो हमारे पास ये ग्राफ दे रखा है, ठीक है, ए से बी गए, एक ये प्रोसेस था, एक ये प्रोसेस था, एक ये प्रोसेस था, तो ये पीवी कर्व है। तो ए से जब बी बीच वाली मिडल लाइन के थ्रू जाएंगे तो यहाँ पर तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहाँ का वर्क डन जीरो हो जाएगा। और जब इसके थ्रू जा रहे हैं तो ये दो पार्ट्स में जा रहे हैं, तो दोनों पार्ट्स को अलग अलग ले लो। एक बार ये वाला लाइन ले लो, एक बार ये वाली लाइन ले लो। ये वाली लाइन का हम देखो वर्क डन निकालना है, तो एरिया अंडर पीवी कर्व वॉल्यूम एक्सिस पर इसको एक्सटेंड कर दो। अब इधर जा रहे हैं मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब कंप्रेशन वर्क सिस्टम मतलब नेगेटिव। तो ये वाला जो एरिया होगा इसकी वजह से जो वर्क आएगा वो नेगेटिव आएगा। उसके बाद इधर गए, इधर गए, देखो नीचे वाले प्रोसेस के लिए तो वर्क इतना हो गया। अब जब इधर गए, इधर गए तो वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि देखो ना इधर जा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ा तो मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम केमिस्ट्री में नेगेटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव। तो अब इस वाले एरिया अंडर पीवी कर्व वॉल्यूम एक्सिस, इस वाली लाइन के अंदर जो हमारा एरिया आएगा ये इतना एरिया आएगा पूरा का पूरा, नीचे वाला प्लस ये है, तो वो पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव में से नेगेटिव घटाएंगे तो पॉजिटिव बचेगा ना, क्योंकि पॉजिटिव की एरिया ज़्यादा है। तो ए वाले प्रोसेस के थ्रू ओवरऑल जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव रहेगा। ऐसे ही जब इस वाले का हम निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो वर्क डन इस वाले प्रोसेस के थ्रू सबसे ज़्यादा होगा, फिर बीच वाले के जीरो हो जाएगा, और फिर इधर वाले का नेगेटिव हो जाएगा। तो वो इस तरह से वर्क डन का ट्रेंड भी पूछ सकता है कि किस में सबसे ज़्यादा वर्क डन लग रहा है, तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है, अब अगला है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो डेल्टा यू है वो जीरो है, तो क्यू इक्वल टू डब्ल्यू आ गया। अब एक चीज़ और, पीवी कर्व पर क्लॉकवाइज, अगर पीवी कर्व पर अगर जो हमारा साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, पीवी कर्व पर क्लॉकवाइज पॉजिटिव है। आई बात समझ में। और यही अगर पीवी कर्व पर एंटी क्लॉकवाइज है साइक्लिक प्रोसेस के लिए तो वर्क डन नेगेटिव है। ये चीज़ याद रख लो कि पीवी कर्व पर क्लॉकवाइज पॉजिटिव वर्क, पीवी कर्व पर एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव वर्क। पीवी पर क्लॉकवाइज पॉजिटिव तो वीपी पर क्लॉकवाइज नेगेटिव, पीवी पर एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव तो वीपी पर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। इस तरह से याद रखेंगे, सिंपल सी बात है। आई बात समझ में।
और ये तो हम देख ही चुके हैं। देखो, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, वर्क डन बाय सिस्टम यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये जो एरिया हैगा ये पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। तो पॉजिटिव की वैल्यू ज़्यादा है और नेगेटिव वैल्यू कम है, तो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से आंसर आता है ना। बेसिक तो वही है, बट इसका रटने का तरीका है कि पीवी पर क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, पीवी पर एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव है। ठीक है जी। अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, थियोरेटिकल पार्ट दे रखा है थोड़ा सा, बेशक पॉज करके पढ़ लेना, कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये सब भी दे रखा है। इसके अंदर ये भी रखा है, डेल्टा यू इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ द सिस्टम। डेल्टा यू सिर्फ और सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। है बात समझ में? अब इसके बाद हमारे सारे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, एक्सरसाइज शुरू होगी। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, सिंपल सिंपल से हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक। उनके लिए अलग अलग हमारे पास डेटा दे रखा है, वो सब हम देखेंगे। बट ये हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे, और अगली वीडियो में हमारा सारा चैप्टर जो थर्मोडायनेमिक्स है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और फिर सिर्फ और सिर्फ इंजन और रेफ्रिजरेटर बच जाएगा, वो हम बेशक वीडियो ना भी देखें तो भी समझ के कर सकते हैं। अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।